हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत को आज़ादी मिली थी ना 1947 में, तो उस टाइम पर क्या हुआ था और उसके बाद में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, तो एक नया नेशन तो निकला हमारा, पर डिवाइड हो चुका था, है ना। पाकिस्तान निकल गया था उसमें से। ओके, पाकिस्तान जो था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो एरिया में निकला था, है ना। फिर ईस्ट पाकिस्तान जो था, एक मिनट मैप में बताती हूँ। ओके, इसमें देखना, इसी में बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो था ना ईस्ट पाकिस्तान था, और ये जो था वेस्ट पाकिस्तान था। ओके, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। फिर 1971 की वॉर हुई थी, जिसमें ये जो था ये बांग्लादेश बन गया था। ओके, तो बांग्लादेश बन गया था और ये पाकिस्तान ही रह गया था, है ना। तो इससे ये वाला एरिया इससे लॉस हो गया था। अभी व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947, इट फेस्ड अ सीरीज ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंज। अब कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए थे जब भी भारत आज़ाद हुआ था। कई सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि देखो, एक तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी, भुखमरी थी, है ना। जो ब्रिटिशर्स थे इतना लूट के गए थे ना इंडियंस को, कि वो लोग जो थे मतलब और एक तो इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा थी, है ना। लोग एजुकेटेड भी नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और तो बहुत सारी चीज़ों में काम करना था, गरीबी भुखमरी ये सब दूर करना, और ऊपर से पार्टीशन हो गया तो बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज आ गए थे, उनको सेटल करना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन की वजह से 8 मिलियन रिफ्यूजी, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 8 मिलियन मतलब कि कितना हो गया, 80 लाख लोग हो गए थे, हैड कम इन टू द कंट्री फ्रॉम वॉट नाउ वॉज पाकिस्तान। तो 8 मिलियन मतलब कि 80 लाख लोग आ गए थे, जो कहाँ से, पाकिस्तान से हमारे यहाँ रिफ्यूजी हो गए थे ये, है ना। तो दीज पीपल्स, रिफ्यूजी शरणार्थी हो गए, हैं ना। दीज पीपल हैड टू बी फाउंड होम्स एंड जॉब्स, तो इनके लिए घर भी देखना, इनकी ना, इनकी जो जॉब वगैरह भी काम करेंगे तभी ना जो इनका घर चल पाएगा, है ना। देन देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब कुछ राजा महाराजा थे, अब इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया, है ना। तो अब क्या चाहेंगे वो लोग, तो अपना वैसे ही राजा महाराजा वाला जीना चाहेंगे ना ज़िंदगी, पर ऐसा थोड़ी ना होगा। अब डेमोक्रेटिक नेशन है तो सबको इक्वल अधिकार मिलेगा, कोई ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये राजा महाराजाओं की भी प्रॉब्लम थी। 500 थे, ऑलमोस्ट 500, मतलब 500 प्रिंसली स्टेट थे अपने यहाँ, है ना। राजा महाराजा की जो प्रिंसली स्टेट थे, जहाँ पर महाराजा हुआ करते थे और नवाब हुआ करते थे। कई स्टेट में महाराजा, कई स्टेट में नवाब हुआ करते थे, जो कि ब्रिटिश की सोवरेनिटी मान करके अपने जो एरिया में रूल कर रहे थे, है ना। ईच ऑफ whom हैड टू बी persuaded टू join द न्यू नेशन। तो लोगों इनको ना, राजा महाराजा को भी मतलब कि फोर्स करो, चाहे मनाओ, तो जैसे भी हो, पर इनको ज्वाइन करना था, हमारा नेशन ज्वाइन करवाना ही था इनको, ताकि हमारा भारत जो था यूनियन ऑफ जो इंडिया हो सके, है ना। तो द प्रॉब्लम ऑफ द रिफ्यूजीज एंड ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैड टू बी अड्रेस्ड इमीडिएटली। अब ये जो प्रॉब्लम थी प्रिंसली स्टेट की और जो रिफ्यूजीज़ की थी, दोनों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। अगर लॉन्ग टर्म में देखें, द न्यू नेशन हैड टू अडॉप्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट विल बेस्ट सर्व द होप्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कि जैसे कि अभी हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है ना, तो इसके भी कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी होता है हमारे यहाँ, है ना। स्टेट्स को कितनी ऑटोनॉमी देनी है, स्टेट कितना अपना रूल कर सकते हैं, मतलब कितनी इनकी पावर होनी चाहिए, है ना। तो कई सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है, ऐसे नहीं चलता कोई देश, है ना। इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग, इन सबको चलाना, तो एक ढंग का पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, है ना, जो कि सारी एक्सपेक्टेशन जो है पॉपुलेशन की वो मीट कर सके। क्योंकि वो पॉपुलेशन जो थी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशंस है कि आए थे, तो उनको पता था कि आज़ादी का मतलब क्या होता है ना। ये देखो यहाँ पर पिक्चर दी गई है, जिसमें महात्मा गांधी एशेज बीइंग इमर्स्ड इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो थी अस्थियाँ जो थी जो महात्मा गांधी की, वो यहाँ पर जो करते हैं ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, सॉरी, वो मतलब कि जो यहाँ पर बहा देते हैं ना, वो सॉरी फॉर द समर्पित कर देते हैं ना वो। लेस देन 6 मंथ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो 6 महीने बाद, 6 महीने हुए थे इंडिपेंडेंस को, जो नेशन जो था ना, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे सभी लोग, क्योंकि ना 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को असिसिनेट किया गया बाय द फेनेटिक नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी, इनको गोली मार दी थी। क्योंकि देखो गांधी जी जो थे ना, इसमें असैसिनेशन क्यों बोला गया, जब भी किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का जो इस तरीके से इनको इनकी इनकी डेथ हो जाती है ना, तो उनको असैसिनेशन बोलते हैं, है ना, जब मार दिया जाता है ऐसे। तो नाथूराम गोडसे जो थे, वो डिसएग्री करते थे गांधी जी की कन्विक्शन दैट हिंदू एंड मुस्लिम शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। हो सकता है अलग अलग व्यूज़ हो, देखो इतना बड़ा नेशन था तो ज़रूरी नहीं है सारे लोग एग्री करें गांधी जी से, है ना। कि वो चाहते थे, जैसे कि पाकिस्तान में सारे मुस्लिम थे, तो गोडसे चाहते थे कि यहाँ पर सारे हिंदू रखे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ भी उनकी मेंटालिटी थी। ओके, तो इन्होंने क्या किया, जो एग्री नहीं करते थे गांधी जी से, ये जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, है ना, दैट इवनिंग, तो इनके अलग व्यूज़ थे।
दैट इवनिंग स्टंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा दंगे भी हुए थे ना, इस वजह से भी लोग गुस्से में थे जिन्होंने अपने जो फैमिली वालों को खोया था, है ना, उसकी वजह से भी। तो उस इवनिंग क्या हुआ था, नेशन जो था, और जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट उन्होंने सुना ऑल इंडिया रेडियो में। फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज़ गोन आउट ऑफ अ लाइफ, जो लाइट थी ना इनकी ज़िंदगी से चली गई है, एंड देयर इज़ अ डार्कनेस एवरीवेयर, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा। इस तरीके की इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी। आर बिलव्ड लीडर, जो हमारे लीडर थे ना जिनको सब लोग प्यार करते थे, फादर ऑफ द नेशन जिनको गांधी जी कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन, बोस साहब ने कहा, जो बोस थे ना सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने महात्मा गांधी को बोला था फादर ऑफ द नेशन, तो वो जो है ना नहीं रहे, ऐसी स्टेटमेंट दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। इंडियाज़ पॉपुलेशन इन 1947 वॉज लार्ज, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी उस टाइम पर भी, अब तो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं ना। ऑलमोस्ट 345 मिलियन पॉपुलेशन थी, है ना। 1 मिलियन में कितने, 10 लाख, तो सोच लो कितने सारे लोग थे, है ना। इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, तो डिवाइडेड भी थे बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न था, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, तो बहुत सारे ना हमारे यहाँ डिवीज़न भी थे, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। लोग आज भी वो बटे रहते हैं ना, जेंडर जो पैट्रियार्की सोसाइटी में भी तो जेंडर नॉर्म्स अभी भी ख़त्म नहीं हुए, है ना। और ऊपर से जो हाई कास्ट लो कास्ट वाला सिस्टम चला करता था हिंदू कम्युनिटी में, है ना। इंडियंस हु प्रैक्टिस्ड अदर फेथ, तो इंडियंस भी थे जो कि अदर फेथ को भी प्रैक्टिस करते थे, है ना, जो अदर रिलीजन को, है ना। द सिटीजन्स ऑफ दिस वास्ट लैंड स्पोक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर ना अभी सर्वे करवाया गया था होम मिनिस्ट्री ने, तो 19,500 करीब हमारे यहाँ जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना। मेन लैंग्वेजेस तो 22 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी, है ना। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, 22 है, जो कि वाइडली स्पोकन है हमारी कंट्री में। बाकी बहुत सारी जगहों में और ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो कि विलुप्त हो चुकी है ना। और ट्राइबल कम्युनिटी में ऐसी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जिनका कोई किताब वगैरह नहीं है, जैसे हम कोई भी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो उनकी किताब होती है, प्रॉपर ग्रामर होती है ना, समझने के लिए, बोलने के लिए, सिखाने के लिए। पर ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं ट्राइबल कम्युनिटी में उड़ीसा में कि जिनकी ना कोई किताब नहीं है ना। तो ट्राइब्स की, जैसे कई सारे एरिया में रहते हैं ट्राइब्स, तो उनकी कोई किताब ही नहीं है ना, तो बस वो ट्रांसफ़र हो रही है उनके बोलने से। तो उन लैंग्वेजेस को भी प्रिजर्व करना चाहिए, ऐसी कुछ बात भी उठी थी। ओके, तो यहाँ पर अभी देखो सिटीजन जो थे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोला करते थे, एंड डिफरेंट काइंड के हमारे यहाँ जो कपड़े पहनने का भी सिस्टम है, और फूड भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा टेस्टी फूड मिलता है, पूरा नॉर्थ से साउथ तक देख लो आप, है ना। प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट प्रोफेशन, अब बहुत सारे, मतलब इतने सारे तो प्रोफेशन है अपने, है ना। हाउ कुड दे बी मेड लिव टुगेदर इन अ वन नेशन स्टेट, ये लोग सब साथ में कैसे रहेंगे एक नेशन स्टेट में, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए था वैसे तो, क्योंकि इतने सालों से हम रह रहे थे, है ना। कोई ऐसा तो था नहीं कि इंडिया भी अभी फॉर्म हुआ है ना, ऑलरेडी वी आर एग्जिस्टिंग, है ना। भारत एक बहुत प्राचीन जो जगह है, यहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात थी नहीं, है ना। पर जो डिवीज़न था ना उसकी वजह से थी प्रॉब्लम थोड़ी सी। अंग्रेज़ जब गए थे ना यहाँ से, कहते इस देश के ना कई सारे टुकड़े होंगे, ऐसा वैसा स्टेटमेंट दे रहे थे वो लोग, क्योंकि उनको लग रहा था कि ना तो यहाँ प्रिंसली स्टेट टिकेंगे, ना ही यहाँ के लोग टिकेंगे, है ना। अब देख लो 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस के, वही डेमोक्रेसी, ना कभी कोई मिलिट्री रूल, ना कभी कोई प्रॉब्लम तो वैसे बहुत सारी थी, पर वैसा कुछ नहीं हुआ जैसे कि मिलिट्री रूल लग जाता है। कई सारे जो नए नए आज़ाद हुए थे ना देश, वहाँ पर मिलिट्री रूल करने लगी थी, पर हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे भारत में। टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वॉज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। अब यूनिटी के साथ साथ डेवलपमेंट की प्रॉब्लम भी थी कि हमें अपने देश को अब डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है ना, डेवलपमेंट करना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो रोड वगैरह भी ढंग की नहीं बनी थी उस टाइम पर। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों को उनका फ़ायदा दिखता था ना, वहाँ वहाँ बस उन्होंने अपना जो रेलवे सिस्टम वगैरह डेवलप करवाया था, रोड बनवाई थी। ओके, एट इंडिपेंडेंस वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्स इन विलेजेस। तो जब बहुत सारे लोग जो थे ना, भारत जब आज़ाद हुआ था तो जो थे ना विलेजेस में रहा करते थे, और फार्मर और पीजेंट ही थे ज़्यादातर लोग, और मॉनसून पे डिपेंडेंट होते थे, है ना। तो फार्मर्स एंड पीजेंट्स डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब बारिश होगी, इनकी फसल अच्छी होगी तो इनकी ज़िंदगी चलेगी, अगर बारिश नहीं हुई फसल ख़राब, ज़िंदगी बर्बाद, है ना। तो इस तरीके का सिस्टम चला करता था। सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर ऑफ द रूरल इकनॉमी, फॉर इफ़ द क्रॉप्स फेल्ड, अगर नॉन फार्म सेक्टर जो था रूरल इकनॉमी का, तो देखो क्रॉप अगर फेल हो गई तो barber, carpenter, weaver and other services groups will not get paid for their services either। मतलब कि अगर देखो फार्मिंग फेल हो गई ना, मतलब क्रॉप ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से दूसरे जो सर्विसेज थी उस पर भी इम्पैक्ट पहुंचता था, क्योंकि फार्मर्स इनको पे ही नहीं कर पाएंगे ना, जो लार्ज स्केल में जो पॉपुलेशन फार्मिंग है ना, फार्म एग्रीकल्चरल है, तो बार्बर, कारपेंटर, वीवर, तो इनकी सर्विसेज भी अफेक्टेड हो जाती थी, इनको भी पेमेंट नहीं मिलती थी। इन सिटीज़ में अगर देखें फैक्ट्री वर्कर्स जो थे लिव्ड इन अ क्राउड्स, बहुत ही मतलब
बेकार अवस्था में वो रहा करते थे, उनकी कंडीशन, जो कि सिटी में फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं ना, स्लम एरियाज़ आपने देखा होगा, अनहाइजीनिक रहते हैं सभी, एकदम बहुत ही कंजेस्टेड रहते हैं ना, विथ लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन भी नहीं मिलती है उनको ढंग की, और हेल्थ केयर भी नहीं मिलती है। तो वैसे एरिया में रहते थे फैक्ट्री वर्कर्स। क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट्स मासेस out of poverty by increasing the productivity of agriculture and by promoting new and job creating industries। तो नया जो नेशन था उसको अपने जो लोग थे उनको पॉवर्टी से बाहर निकालना था, एंड उनकी इंक्रीज़ करनी थी जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर की, है ना, एग्रीकल्चर को और अच्छा बनाना था, एंड बाय प्रमोटिंग जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज़। जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं, कौन कौन से, जो ना सबसे पहले होता है प्राइमरी सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर होता है मेनली, है ना। फिर होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं। टर्शरी सेक्टर सर्विस होती है, ठीक है, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, है ना, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो हमारा कंट्री क्या किया, ये एग्रीकल्चर से यहाँ पर मूव कर गया टर्शरी में, मैन्युफैक्चरिंग को खा गए। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है ना, लेबर इंटेंसिव है। अगर ये इसको अच्छे से डेवलप कर लेती ना उस टाइम पर शुरू में, तो फिर क्या ही बात थी, मतलब फिर तो ना हमारे यहाँ तो पॉवर्टी एकदम ही ख़त्म हो जाती। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे कमांड की गई। आज देखो पूरे जो वर्ल्ड में वो वहाँ पर हर जगह उसी के गुड्स मिलते हैं, चाइना का सामान, है ना, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसने ज़ोर दिया, और अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो। तो अभी हमारे यहाँ फोकस कर रहे हैं, है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे अब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि उस पर ना क्या होता है, उससे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ना, तो उस टाइम पर फोकस करना चाहिए था। बात तो की गई थी पर फोकस नहीं किया गया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज़ में। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। तो यूनिटी भी लेकर के चलना है, डेवलपमेंट भी लेकर के चलना है। इफ़ द डिवीजन बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियाज़ वर नॉट हील्ड, दे could रिजल्ट इन वॉयलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट, हाई कास्ट फाइटिंग विद लो कॉस्ट। अगर इनको शांत नहीं किया गया ना, ये जो डिवीजन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वायलेंस होगा, है ना, लड़ाई झगड़े होंगे, जो कास्ट की वजह से फाइटिंग करेंगे वो लोग, है ना। At the same time, if the fruits of economic development did not reach the broad masses of the population, it could create fresh division। अगर जो डेवलपमेंट के फ्रूट्स हैं, मतलब कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इक्वली सबके पास नहीं पहुंचा, है ना, तो उससे क्या होगा, डिवीजन ही हो जाएगा। और जो कि हुआ है ना, डेवलपमेंट सबके पास पहुंचा ही नहीं। आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए गांव वगैरह थे, अब तो पहुंच रहा है, पर अगर आज़ादी से देखें 75 साल हो गए, अब तक तो क्या हो जाना था, है ना, नहीं हो पाया। पर बहुत सारी कंडीशंस रही हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। कुछ तो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी, पॉलिटिकल जो लोग जो थे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पे फोकस करने लगे, देश को मतलब ना, जो लोगों को बस फ्री का बांटो और लुभाओ, और इस तरीके की टेंडेंसी चलने लगी, है ना। और जो आज़ादी के लिए लड़े थे ना हमारे फ्रीडम फाइटर्स, वो थे जो देश का भला चाहते थे, है ना, क्योंकि उनको पता था कि आज़ादी का मतलब क्या है ना, क्योंकि उन्होंने झेला था अंग्रेज़ों को। एट द सेम टाइम हाँ ये हो गया, तो डेवलपमेंट सभी के पास पहुंचनी चाहिए, वरना डिवीजन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि बिटवीन द रिच एंड पुअर के बीच में, बिटवीन सिटीज़ एंड कंट्री साइड के बीच में, एंड बिटवीन रीजन्स ऑफ इंडिया दैट वर प्रॉस्परस एंड रीजन्स दैट वर लैग बिहाइंड। तो अगर हमने डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से सबके पास नहीं पहुंचाया, हर रीजन में, हर एरिया में, तो क्या होगा, अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा रिफ्ट क्रिएट हो जाएगी, एक ना बहुत ज़्यादा डिवीजन हो जाएगा। सिटीज़ और जो कंट्री साइड जो गांव हैं और सिटीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन हो जाएगा, और कई सारे रीजन हैं जो ज़्यादा डेवलप है, प्रॉस्परस हैं, और कई सारे रीजन हैं जो पिछड़े रह जाएंगे, है ना। तो ये भी था। अब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में देखते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन को ना ऐसे समझो जैसे आप कोई गेम खेलते हो, है ना, उसके लिए रूल्स होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं ना, उन रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि क्रिकेट के भी कई सारे रूल्स हैं, फुटबॉल के भी रूल्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप वही समझो कि रूल्स है, हमारी कंट्री इसके हिसाब से चलती है ना, जो इसमें लिखा होगा वो सुप्रीम है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया के लिए, मतलब कि पीपल ऑफ इंडिया सुप्रीम है, ओके। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, तो दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 तक सम 300 इंडियंस हैड अ सीरीज़ ऑफ मीटिंग। तो 300 जो इंडियंस थे उनकी कई सारी मीटिंग हुई कंट्रीज़ पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए, कि हमारे देश को कैसे लेकर के चलना है, पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिकल फ्यूचर है कैसा रहेगा हमारे यहाँ का, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी। 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ना 2015 से मनाना शुरू किया गया, क्योंकि इस दिन ना आधे फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट कर लिए गए थे, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, पर इसको पूरी तरीके से अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी को क्यों अडॉप्ट किया गया था, लास्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था क्यों अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि इस दिन ना 26 जनवरी 1930 में जो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लेकर के आई थी कांग्रेस, है ना। तो पूर्ण स्वराज मतलब कि इंडिपेंडेंस, तो इस डेट की भी इंपॉर्टेंस थी, इसलिए इस दिन
अडॉप्ट किया गया। इसी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है ना, जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया। द मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कर रही थी। तो दिल्ली में होती थी, बट पार्टिसिपेंट जो थे पूरे देश से आया करते थे, है ना, अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से थे। दिस डिस्कशन रिजल्टेड इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये डिस्कशन हुए थे, फिर इससे ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, जो कि इफेक्ट में आया। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ये जो डेट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको पता होना चाहिए। रिपब्लिक डे में कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था, पूरी तरीके से इफेक्ट में आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है, जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में। वन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक फीचर ये भी था कॉन्स्टिट्यूशन का कि उन्होंने अडॉप्ट किया था किसको? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, मतलब कि राइट टू वोट फॉर एवरीबॉडी, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, किसी भी बेसिस पे आप डिवीजन नहीं करेंगे, सभी जो भारतीय हैं उनके पास में वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये जो था ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था। अगर दूसरी कंट्री में देखें ना, तो जैसे कि यूएस का देख लो, न्यूजीलैंड का देख लो, है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कंट्रीज़, इन्होंने ना सभी को वोटिंग, ये लोग, इनके पास में आज़ादी थी, है ना, इनके पास में अपना रूल मेकिंग सब कुछ अपने आप से करते थे ये लोग, पर इन लोगों ने वोटिंग जो अधिकार था ना, वो जो जैसे कि अमीर लोगों को बस दे करके रखा था, ना तो औरतों को दे करके रखा था, है ना, फीमेल्स को नहीं था वोटिंग का अधिकार, और जो गरीब थे, जो पुरान प्रॉपर्टी वाले थे, प्रॉपर्टी नहीं थी जिनके पास में, उनको नहीं था। तो बहुत टाइम बाद इन्होंने वोटिंग का अधिकार दिया, और हमारे यहाँ जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, तुरंत वोटिंग का अधिकार सबको दिया गया। और इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 के, जो 21 से जिसकी भी ज़्यादा एज है ना, 21 है और 21 से ज़्यादा एज के हैं, तो सभी को वोटिंग का अधिकार होगा स्टेट्स में, नेशनल असेंबली इलेक्शन, नेशनल जो इलेक्शन है उसमें। ये जो एज है इसको घटा दिया गया था, जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1988 में। ठीक है, 1988 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, मतलब उसमें चेंजेस किए गए। क्या चेंज किया? 61st अमेंडमेंट लेकर के आए थे 1988 में, जिसमें ना जो 21 एज जो थी ना, 21 एज को घटा करके 18 साल कर दी गई, मतलब कि 18 साल के ऊपर के सारे लोग वोट दे सकते हैं। दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप था, फॉर नेवर बिफोर हैड इंडियंस बीन अलाउड टू चूज़ देयर ओन लीडर्स। तो हमारे यहाँ भी जब अंग्रेज़ थे ना, सभी को वोटिंग का अधिकार नहीं था, मतलब कि अंग्रेज़ों ने कुछ लोगों को ही वोट का अधिकार दे करके रखा था। इन अदर कंट्री, जैसे कि यूके की बात करते हैं हम, दूसरे देशों में यूके, यूएस, द राइट जो था ना, ग्रांटेड इन स्टेजेस। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर जो वोटिंग राइट मिला, धीरे धीरे, पहले जो अमीर लोग थे उनको मिला, फिर सारे मेन को मिल गया, फिर सबसे लास्ट में जब औरतों ने डिमांड की, जो फीमेल्स ने, विमेंस ने, तो फिर उनको मिला वोटिंग का अधिकार। फर्स्ट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड वोट, मतलब कि जिनके पास में प्रॉपर्टी थी ना, यूएस और यूके बाद जैसे देशों का बता रहे हैं, तो पहले जब भी जिनके पास में प्रॉपर्टी थी, तो फर्स्ट स्टेज में सिर्फ इनके पास में वोट का अधिकार था। देन मैन हु वर एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे थे उनको बस था, है ना, एजुकेटेड और प्रॉपर्टी वाले थे। वर्किंग क्लास मैन थे, फिर उनको मिला वोटिंग का अधिकार लॉन्ग स्ट्रगल के बाद में। फाइनली आफ्टर अ बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन, तो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश जो अमेरिकन वुमेन थी, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर जाके इनको अधिकार मिला वोटिंग का। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे भारत का देखें, तो जैसे ही आज़ादी मिली, तुरंत सभी लोगों को राइट टू ऑल इट्स सिटीजन, सभी को मिला, रिगार्डलेस ऑफ राइट टू वोट मिला सभी को, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास, एजुकेशन, ये सब नहीं देखा गया, सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया। ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूसिंग द रेजोल्यूशन दैट आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं इसको। 13 दिसंबर को 1946 में, ठीक है, 1946 में 13 दिसंबर को ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था कि हमारे भारत कैसा होगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव बताए गए थे। ओके, तो एक मूव किया गया था, ये जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसी की पिक्चर दी गई है। और सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड फीचर क्या है? फर्स्ट था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट ग्रांटेड इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशन। तो सेकंड फीचर क्या था कि इक्वालिटी दी गई सभी को, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि लॉ के सामने सभी लोग समान है, इक्वल है, एक कानून है, ठीक है, उसके जो है ना वो सभी लोगों के ऊपर इक्वली इम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिलीजन है, कोई पर्टिकुलर जो कास्ट से बिलोंग करता है, या फिर कोई रिलीजन से, या फिर कोई क्लास से, या फिर कोई अमीर है, तो उनके लिए ऊपर अप्लाई नहीं होगा। लॉ जो है सभी के ऊपर सेम तरीके से अप्लाई होगा। देयर वर सम इंडियंस हु विश्ड दैट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडल्स। कुछ लोग थे जो चाहते थे कि हिंदू आइडल्स पे बेस्ड जो हमारा जो पॉलिटिकल
सिस्टम हो, जैसे कि पाकिस्तान था ना उस तरीके से। कुछ इंडियंस थे जिनको विश करते थे वो कि जो ना पॉलिटिकल सिस्टम हो हमारे यहाँ का नेशन का वो हिंदू आइडियल्स पे बेस्ड हो, मतलब कि इंडिया जो है एक हिंदू स्टेट की तरह जाने जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान कैसा था, पाकिस्तान एक कंट्री था जो कि अलग हुआ था ना हमसे, तो इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब ऐसा उन्होंने बोला था जिस टाइम से पाकिस्तान क्रिएट किया गया था ना, तो पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम्स, तो ऐसे बोला गया था उस टाइम पर, जब ही ना रिलीजन के बेस पे उन्होंने जो डे ना अलग हो गया था पाकिस्तान। हाउएवर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और भी लीडर्स थे हमारे यहाँ, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो उन्होंने बोला कि इंडिया जो है ना कुल नॉट एंड मस्ट नॉट बी अ हिंदू पाकिस्तान। तो कोई ऐसा नहीं होगा कि एक रिलीजन के बेसिस पे एक देश होगा। देखो कोई रिलीजन के बेसिस पे अगर कोई देश चलता है ना तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है बिल्कुल भी, है ना। वहाँ पर दंगे ये सब तो होता ही रहता है। जैसे कि पाकिस्तान में आप देख लो, है ना, कितना पीछे रह गया, हाथ में कटोरा आ गया, अब तो इतनी कंडीशन ख़राब हुई, चाइना ने पूरा खरीद ही लिया है। अगर अभी हम देखें तो हमारे इंडिया की कितनी प्रोग्रेस हो रही है ना। बिसाइड्स मुस्लिम, इंडिया हैड अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख क्रिश्चियन, तो ऐसा नहीं था सिर्फ मुस्लिम और हिंदू हैं, पर मेजरली इन कम्युनिटी की बात की जाती थी, पर और भी पॉपुलेशन थी, जैसे कि सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, है ना, पारसीज हो गए, जैन्स हो गए, तो और जो थे बहुत सारी हमारे यहाँ कम्युनिटी रहती थी, तो डाइवर्स कंट्री थी हमारी। ओके, फिर उसके बाद में अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो नया संविधान लिखा जा रहा था ना, जो लिखा गया था, दे विल हैव द सेम राइट एज हिंदूज, द सेम अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम टू सीकिंग जॉब्स इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स। तो जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जो भी है रिलीजन वगैरह के बेस पे नहीं, हर किसी को, भारतीय नागरिक को जो है सारे अधिकार होंगे, ठीक है, और उनको सेम अपॉर्चुनिटी होंगी कि वो जो है जॉब ले सके गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर में, और जितने भी राइट दिए गए हैं कानून ने दिए हैं, और जो फंडामेंटल राइट है सभी लोगों के लिए हैं वो, ठीक है, भारतीय लोगों के लिए। थर्ड फीचर क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट इट ऑफर्ड द स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज इंडियंस। तो थर्ड फीचर था जो इन्होंने थोड़ा प्रिविलेज दिया, थोड़ा ना फ़ायदा दिया किसको, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे और जो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज इंडियंस थे, ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया करते थे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी ना हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती थी, छुआछूत की वो जो था प्रथा चला करती थी यहाँ पर। तो स्लर एंड ब्लॉट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया वॉज एबॉलिश्ड। तो इसको क्या बोलते थे अनटचेबिलिटी को, तो मतलब क्या था इसका, मतलब कि हमारे जो भारत का नाम था उस पर ये धब्बा और कलंक, जैसे कह लो धब्बा और कलंक था ये, जो कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी था, है ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था लोगों के साथ में। हिंदू टेम्पल्स जो थे, जितने भी मंदिर हुआ करते थे ना, वो ना सिर्फ उसमें हायर कास्ट जा सकती थी, एंड वर थ्रोन ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग द फार्मर्स एंड अनटचेबल्स। पहले ना बहुत ज़्यादा ना भेदभाव होता था, इसके खिलाफ बैकॉम सत्याग्रह भी किया गया था साउथ इंडिया में, है ना। तो जो ये थे ना सभी के लिए ओपन किए गए, और अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना एक क्राइम है। अगर कोई नेता भी अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस करता है ना तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अनटचेबिलिटी जो है वो एक क्राइम है हमारे यहाँ, अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट, बहुत ज़्यादा जो डिबेट की गई है ना, बहस की गई, फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही थी, उन्होंने रिकमेंड किया कि कुछ परसेंटेज ऑफ सीट इन द लेजिस्लेचर इन एज वेल एज इन द जॉब्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें रिज़र्व कर देना चाहिए लोएस्ट कास्ट के लिए, क्योंकि ये लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है। लोअर कास्ट है जिनको अनटचेबिलिटी के नाम पर भी सप्रेस किया गया था, तो उनके लिए कुछ सीट जो है रिज़र्व कर दी जाए। लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग यूनिट होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होते हैं, जैसे कि लोकसभा हो गया, है ना, और जो असेंबली होती है स्टेट की, तो उसमें भी रिज़र्व की गई, है ना। और क्या किया कि गवर्नमेंट जॉब में उनको रिजर्वेशन दिया गया, फिर फर्दर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी दिया गया। इट हैड बीन आर्ग्यूड बाय सम अनटचेबल्स और एज दे वर नाउ नोन हरिजन्स, तो हरिजन तो उनको गांधी जी बोला करते थे। कैंडिडेट्स डिड नॉट हैव गुड इनफ ग्रेड्स टू गेट द प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो कुछ अनटचेबल्स ने बोला कि इनके पास में कुछ आया ना, जो जो इनके कैंडिडेट हैं उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो IAS की सर्विसेज है ना, उसमें जा सकें। बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो एच जे खंडेकर जो थे, उन्होंने बोला इट वॉज द अपर कास्ट हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हरिजन बीइंग अनफिटेड। तो अपर कास्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो हरिजन को अनफिट है ना, हर जगह वो पिछड़े हुए रह जाते हैं, इसका रीज़न क्या है, अपर कास्ट है, HT खंडेकर ने कहा। एड्रेसिंग हिज मोस्ट प्रिविलेज कलीग्स, तो इन्होंने क्या बोला फिर खंडेकर ने आगे, वी आर सप्रेस फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये जो है हज़ारों साल से हमें सप्रेस किया गया है। खंडेकर जो बोल रहे थे, ठीक है, ये जो थे SC का जो अनटचेबल्स थे ना, उनके साइड से कह रहे थे
कि लोअर कास्ट के साइड से कि हमें ना थाउजेंड्स ईयर से सप्रेस किया गया है. यू एंगेज्ड अस इन योर सर्विसेज टू सर्व योर ओन एंड and suppressed us to such an extent that neither our demand nor our bodies and nor even our hard work nor are we able to march forward. हमें अपने उन्होंने बोला कि हमें जो है तुम लोगों ने अपनी सर्विसेज में रखा है ताकि अपना फ़ायदा कर सको, है ना, अपना जो चीज़ों को लेके चल सको, है ना. सप्रेस किया गया है उनको, उनके दिमाग को, उनकी बॉडी को, उनकी हार्ट भी इवन जो वर्क नहीं कर पाते हैं ना. मतलब इस तरीके से जो है पूरा फील कराया गया है ना. नॉर वी एबल टू मार्च फॉर, बट वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं. अलॉन्ग विद द फॉर्मर अनटचेबल्स की बात तो चली रही थी, इनके साथ साथ आदिवासी और शेड्यूल्ड ट्राइबल कौन होते हैं, जो कि देखो जो ना प्रिमिटिव प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड रहते हैं और जो है वो जो बाहर की दुनिया से इतने ज़्यादा घुले मिले नहीं रहते हैं ना. और जो जंगल के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जंगल का जो सामान होता है उस पर निर्भर होते हैं, जैसे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, झारखंड, कई सारी जगहों पर सेवरल ट्राइब्स पाई जाती हैं, है ना. जी ये होते हैं ना ट्राइबल. तो शेड्यूल्ड ट्राइब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. वर ऑल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशन इन तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब को फिर रिजर्वेशन दिया गया सीट्स एंड जॉब्स में, लाइक शेड्यूल्ड कास्ट की तरह ही. दीज इंडियंस टू हैव बीन डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो इनके साथ भी बहुत भेदभाव किया गया. आज भी इनकी जो सीट्स होती हैं रिजर्व्ड रहती हैं, वो पूरी भर नहीं पाती क्योंकि लोग अवेयर नहीं रहते हैं और जो इनमें भी जो अमीर होते थे वही फ़ायदा उठा लेते हैं, है ना, और बाकी के लोग जो रह जाते हैं. ठीक है. द ट्राइबल्स हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. ट्राइबल्स जो हैं मॉडर्न हेल्थ केयर जो है, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन से भी डिप्राइव रहते हैं. तो अभी तो इनके लिए एकलव्य मॉडल स्कूल शुरू मतलब चल रहा है जो कि शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए, ताकि उनको पढ़ा सकें, है ना. और हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं. While their land and forest had been taken away by more powerful outsiders. आउटसाइडर्स को क्या बोलते थे झारखंड में? दीकू, है ना, दीकूज. तो पावरफुल जो बाहर के लोग थे उन्होंने ज़मीन पे और फॉरेस्ट पे कब्जा कर लिया, है ना, जो इस पर ट्राइबल डिपेंडेंट थे पूरी तरीके से. द न्यू प्रिविलेजेस ग्रांटेड देम बाय कॉन्स्टिट्यूशन वर मीन्ड टू मेक अमेंड फॉर दिस. तो मतलब जो न्यू प्रिविलेजेस दिए गए ना कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको, तो एक सपोर्ट की तरह हो गया उनके लिए, है ना. जो ट्राइबल्स थे, पीछे रह गए थे जो लोग. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उन्होंने कई दिनों तक डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कितनी होनी चाहिए. जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, जो कि सबसे ऊपर है ना, पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टी. और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी सम मेंबर्स बोलते थे कि सेंटर्स इंटरेस्ट शुड बी फॉरमोस्ट. कुछ लोग बोलते थे कि सेंटर है ना, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनका जो इंटरेस्ट है ना वो उनको सुप्रीम रखना चाहिए, उनको ऊपर रखना चाहिए. ओनली स्ट्रॉन्ग सेंटर इट वॉज आर्ग्यूड. तो बोलते थे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा ना, जब स्ट्रॉन्ग जो यूनियन गवर्नमेंट होगी तभी जो विल बी इन अ पोजीशन टू थिंक एंड प्लान फॉर वेलबींग ऑफ द कंट्री एज अ होल. तभी ना पूरा एक सोच पाएंगे और प्लान बना पाएंगे और ना लोगों का अच्छा कर पाएंगे, पूरी कंट्री का एक साथ, है ना, ऐसे सभी लोगों के बारे में सोच पाएंगे. अदर मेंबर फेल्ट दैट द प्रोविंस शुड बी हैव द ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम. कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिनको लगता था कि जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस स्टेट्स को ही कहते हैं, है ना, तो जो प्रोविंसेस हैं उनको ज़्यादा ग्रेटर ऑटोनॉमी देनी चाहिए एंड फ्रीडम देना चाहिए. अ मेंबर फ्रॉम मैसूर फियर्ड. तो जो मैसूर के मेंबर्स थे, मैसूर पहले ना कर्नाटका को मैसूर बोलते थे, तो उनको फियर था, किस चीज़ का डर था, दैट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम डेमोक्रेसी इज सेंटर्ड इन दिल्ली एंड इट इज़ नॉट अलाउड टू वर्क इन द सेम सेंस एंड स्पिरिट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री. तो जो मैसूर के लोग थे, उन मैसूर के जो मेंबर्स, मतलब मैसूर से जो मेंबर आए थे, तो उनको ऐसा लगता था कि जो डर लग रहा था कि जो ना डेमोक्रेसी जो है कहाँ रहेगी, सिर्फ दिल्ली में रहेगी और वो ना अच्छे से सेम जैसे दिल्ली में है वैसी ना फंक्शन नहीं कर पाएगी रेस्ट ऑफ द कंट्री. तो बाकी जगहों पर डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर पाएगी. मेंबर फ्रॉम मद्रास ना तमिलनाडु, ठीक है. तो मद्रास जो है इंसिस्ट करते थे द इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंसेस शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. तो ये लोग चाहते थे कि जो ना वेल बीइंग है पीपल की और उनका अच्छा रहना, है ना, उनके बारे में सोचना और वेलफेयर करना पीपल का, तो वो जो है प्रोविंसेस के पास में रहना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास में. ओके, इतना समझ गए कि कुछ लोग चाहते थे कि जो यूनियन गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पावर रहे और कुछ चाहते थे कि जो स्टेट के पास में ज़्यादा पावर रहे. ये पिक्चर दी गई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है 1891 में 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, है ना. तो रिस्पेक्टिवली रेफर टू द बाबा साहिब कहते थे इनको. ये बिलोंग करते थे मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली से. एक लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे और बहुत ही ना मतलब ज्ञानी इंसान थे. इतना ज़्यादा पढ़ाई की थी इन्होंने, इवन लंदन जहाँ
ना, तो वहाँ पर भी पढ़ के आए थे। ही इज़ बेस्ट नोन एज द रिवर्ड लीडर ऑफ दलित, तो दलित के लीडर कहते हैं, और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इतना अच्छा जो संविधान हमें दिया इन्होंने, ठीक है, बना करके, जो अभी तक चलता आ रहा है और बहुत ही अच्छा है। तो ये भी आर अम्बेडकर है। ओके, फिर उसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू बैलेंस दीज कंपीटिंग क्लेम्स। अब जो कुछ चाहते थे, पावर्स जो थे ना, अलग अलग डिमांड करते थे कि स्टेट को ज़्यादा पावर दें या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट को दें, है ना, तो ये जो क्लेम्स थे इनको बैलेंस करना भी ज़रूरी था, ठीक है। तो क्या किया गया, क्लेम बाय प्रोवाइडिंग, बैलेंस किया गया इन क्लेम्स को बाय प्रोवाइडिंग दीज लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, तो ना सब्जेक्ट की लिस्ट बना दी गई। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आता है जो इस यूनियन लिस्ट फर्स्ट लिस्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट जो है विद द सब्जेक्ट सच एज टैक्सेस हो गए, डिफेंस हो गया, है ना, फॉरेन अफेयर्स हो गया, विच वुड एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट लिस्ट में जो आता है जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन अब स्टेट लिस्ट में नहीं है, ठीक है। एजुकेशन जो है 42nd अमेंडमेंट किया गया था, इसको स्टेट लिस्ट के से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। हेल्थ अभी भी स्टेट लिस्ट में है, विच विल बी टेकन केयर ऑफ प्रिंसिपली बाय द स्टेट्स, ठीक है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही काम कर सकते हैं। यूनियन लिस्ट में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो जितने भी सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है ना, जितने भी दिए गए हैं। स्टेट लिस्ट पे जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं उस पर लॉ बना सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल एंड जो स्टेट गवर्नमेंट दोनों, ठीक है। अंडर विच वुड सब्जेक्ट सच एज फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर इन द सेंटर एंड द स्टेट विल हैव जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्करेंट लिस्ट की, ठीक है। और एक और चीज़ होती है जो रेसिडरी पावर होती है, जैसे कोई सब्जेक्ट अराइज हो गया नया, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो उसकी पावर किसको दी गई है, ठीक है, तो उसके लिए लॉ बनाना। और कहीं जैसे क्रिप्टो करेंसी वाला इशू आ गया, ठीक है, जो कि मेंशन्ड नहीं है किसी भी लिस्ट में, तो ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं ये रेसिडरी पावर कहलाती है। तो रेसिडरी पावर दी गई है किसको, पार्लियामेंट को। अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्न लैंग्वेज। अब एक मेजर डिबेट किसकी थी, लैंग्वेज की, ठीक है। लैंग्वेज तो बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ था। कई मेंबर्स थे जो बिलीव करते थे कि जो ना मानते थे कि जो इंग्लिश है उसको ना, इंग्लिश शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर्स, जैसे ब्रिटिश गए हैं उसी तरीके से इंग्लिश को भी चला जाना चाहिए, आउट कर दो। इट्स प्लेस दे आर्ग्यूड, तो उन्होंने आर्ग्यू किया शुड बी टेकन बाय हिंदी, तो इंग्लिश की जगह आप हिंदी का यूज़ करो, ये बोला गया। हाउएवर दोज हु डिड नॉट स्पीक हिंदी, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं ना, सदर्न इंडिया में भी अलग बोली जाती है। तो जो भी स्टेट ना हिंदी नहीं बोलते थे, उनके यहाँ जो हिंदी नहीं बोली जाती थी, तो वो जो थे उनका डिफरेंट ओपिनियन था। स्पीकिंग इन असेंबली में बोलते हुए टी कृष्णमाचारी जो थे उन्होंने कहा, अ वार्निंग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ साउथ, तो पीपल जो उन्होंने ना वार्निंग दी किसके बिहाफ में, किसके जो तरफ से, साउथ में जो पीपल है उनकी तरफ से। सम ऑफ हु थ्रेटन टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया इफ हिंदी वॉज इम्पोज्ड ऑन देम, तो इतना ज़्यादा इशू बना हुआ था कि अगर ना मतलब सेपरेट होने की, टी कृष्णमाचारी ने ना ऐसा शब्द बोल दिया था, अगर हिंदी को इम्पोज करेंगे उनके ऊपर। अ कॉम्प्रोमाइज़ वॉज फाइनली अराइव्ड, तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि नेमली दैट हिंदी विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में आएगी। इंग्लिश विल बी इन द यूज्ड इन अ कोर्ट्स, द सर्विसेज एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर। तो देखो इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्लोबल वर्ल्ड में अगर देखें हम, तो अब एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है जोड़ने के लिए, तो इंग्लिश ज़रूरी है अगर आपको दूसरे स्टेट्स में जाना है ना, अगर आपको बेटर करियर चाहिए है ना, कनेक्ट होना है दूसरे लोगों के साथ में, तो इट्स नॉर्मल कि आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए, है ना। तो इंग्लिश इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इंग्लिश को देखें तो हमारे यहाँ कोर्ट्स में भी यूज़ की जाती है, ठीक है, सर्विसेज में और कम्युनिकेशन में यूज़ की जाएगी, और वन स्टेट और अनदर स्टेट में कम्युनिकेशन के लिए। अब 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं। इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हमारे यहाँ बोली जाती हैं, है ना। वैसे बोली तो 19,500 करीब है, पर ये जो हैं ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगर कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा सेंट्रल लेवल का, जैसे कि यूपीएससी है, तो इसमें जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेजेस का पेपर होता है ना। अपनी लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हो उसमें से एक। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अभी आगे देखते हैं। तो इंग्लिश को अडॉप्ट किया गया ऐसे ही लैंग्वेज के, मतलब जो कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि इम्पोज नहीं कर सकते हिंदी हर किसी के ऊपर, है ना। क्या हुआ था, जो तमिलियन कम्युनिटी थी ना, उनके ऊपर सिन्हाला लैंग्वेज अपोज कर दी गई थी श्रीलंका में सिन्हाला, तो बहुत ही ज़्यादा इशू बन गया था, इवन लड़ाई झगड़े और फिर एक्सट्रीमिज़म निकल के आया था। तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी।
जैसे कि उर्दू था ना, जो ईस्ट बंगाल है ना, जो कि अभी बांग्लादेश बन गया है, तो वहाँ पर ना बंगाली लैंग्वेज बोली जाती थी। और वेस्ट पाकिस्तान जो था, जो कि अभी पाकिस्तान है, तो वहाँ पर ना उर्दू बोली जाती थी। तो इन लोगों ने क्या किया, उर्दू जो है इनके ऊपर इम्पोज कर दी ईस्ट बंगाल में, जो कि अभी बांग्लादेश है। तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और फिर इन्होंने ना, हाँ, इनका तो फिर तो सेपरेशन ही हो गया था ना, ये बांग्लादेश बन गया था। मैनी इंडियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कई सारे इंडियंस जो थे उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया किस में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। बट परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल किसका था, B.R. अम्बेडकर का, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, अंडर हुज सुपरविजन डॉक्यूमेंट वॉज फाइनलाइज्ड। इनके अंदर ही जो मतलब कि इनके ही सुपरविजन में, इनकी ही देखरेख में जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो फाइनल किया गया। इन हिज फाइनल स्पीच, जो आखिरी जो इन्होंने फाइनल स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, डॉक्टर अंबेडकर ने पॉइंट आउट किया क्या, कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड टू बी अकम्पेन्ड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अकेले नहीं, बल्कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी भी होना चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है, सभी को ना इक्वल अधिकार है, राइट टू वोट का, है ना, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं ना। पॉलिटिकल राइट्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ना, मतलब कि जो राइट टू वोट हो गया है ना, और जो वो पार्टिसिपेट कर सके किसी भी इलेक्शन प्रोसेस में, एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये होती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। नहीं, हाँ ठीक है, ये राइट टू वोट वाला। ओके, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती है और सोशल डेमोक्रेसी होती है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कि इकोनॉमी के बेस पे किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे, मतलब कि गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग इक्वल हैं, है ना। तो ये होती है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखो ना, एक बार और बताते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहाँ चला गया ये ना। तो जो होता है ना, देखो, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सभी लोग इक्वली होल्ड कर सकते हैं पॉलिटिकल ऑफिसेज को, राइट टू वोट वगैरह सब कुछ मिलना, है ना। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होता है किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना इकोनॉमी के बेस पे, और उनकी जो वेलफेयर करना, और उनका जो है चीज़ों को, जैसे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे फोकस करना, है ना। तो ये सब होता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे। सोशल डेमोक्रेसी होता है किसी को भी जो जेंडर हो गया, है ना, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, जो रेस हो गया, तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, है ना, इक्वल रहें सब लोग, इक्वालिटी पे फोकस करना। तो ये सोशल डेमोक्रेसी होती है। गिविंग द राइट टू वोट विल नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द रिमूवल ऑफ अदर इनइक्वालिटीज़। B.R. अम्बेडकर ने बोला, अगर ठीक है आप राइट टू वोट तो देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी अदर जो इनइक्वालिटीज़ है वो हट गई है। जैसे कि इनइक्वालिटीज़ बिटवीन द रिच एंड पुअर, इनइक्वालिटी जो होती है, भेदभाव जो होता है अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में। विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है, इंडिया वॉज गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो इंडिया जो एंटर करेगा लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इन इक्वालिटी। तो कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा आगे से ना, जो क्या कहते हैं उसको, मतलब कि ना कॉन्ट्रडिक्शन इस तरीके से कि एक अपोजिट चीज़ होना, है ना, तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हो, जैसे कि अलग अलग अपोजिट चीज़ होना, जैसे कि मतलब ना डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हो, एक स्टेटमेंट के अलग अलग मीनिंग हो, कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हो दोनों। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, तो मतलब कि इक्वालिटी होगी सोशल स्पेयर, जो नहीं पॉलिटिक्स में, ठीक है, पॉलिटिक्स में इक्वालिटी होगी और सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वालिटी होगी। तो सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। पॉलिटिक्स में हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि वन मैन वन वोट, वोटिंग राइट इक्वल है। अगर हम सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में देखें, वी शैल बाई रीज़न ऑफ आर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ का सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिनाई कर देंगे पीपल्स को वन मैन वन वैल्यू का, है ना, जो कि पॉलिटिकल राइट है वो। इनडायरेक्टली पॉलिटिकल एंड सोशल जो इनइक्वालिटी है वो अफेक्ट करेगी किसको, सॉरी सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो अफेक्ट करेगी पॉलिटिकल इक्वालिटी को, है ना। अब आगे का चैप्टर ना हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।